राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 1 जुलाई से बड़े बदलाव, आम आदमी की जेब और जिंदगी पर पड़ेगा सीधा असर। मदरसा शिक्षा में बड़ा बदलाव, एनसीईआरटी अनिवार्य मदरसा बोर्ड हुआ खत्म। गौहत्या बैन पर सुप्रीम कोर्ट में महासंग्राम, तमिलनाडु सरकार ने दी हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती। नए आर्मी चीफ का विजय विजन, जनरल धीरज सेठ ने संभाली सेना की कमान। 1 जुलाई से यानी आज से देश भर में कड़े नियम बदल गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। नए बदलाव के तहत पासपोर्ट की फीस बढ़ गई है, जबकि आधार में ईमेल अपडेट की सुविधा फिलहाल मुफ्त कर दी गई है। बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई के नए नियम लागू हो गए हैं और रेलवे ने बिना टिकट यात्रा पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। इसके अलावा ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं, जिससे पीएफ से जुड़े काम आसान होंगे। सरकार का कहना है कि इन बदलाव का उद्देश्य व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और डिजिटल बनाना है। उत्तराखंड में आज से मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उसकी जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण को जिम्मेदारी सौंप दी है। अब सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में एनसीईआरटी और राज्य बोर्ड आधारित पाठ्यक्रम लागू होगा। इसके साथ ही विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा को जोड़ना है और छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना है। वहीं बिना मान्यता प्राप्त वाले मदरसों की भी जांच की जाएगी और नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए केंद्र सरकार ने FCRA 2.0 के तहत नए और सख्त नियम लागू कर दिए हैं। नई व्यवस्था के अनुसार अब विदेशी चंदे के उपयोग पर पहले से अधिक निगरानी रखी जाएगी। एनजीओ को अपने पदाधिकारियों, सोशल मीडिया अकाउंट और प्रकाशनों व फंड के उपयोग का विस्तृत ब्यौरा देना होगा। सरकार ने धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध और विदेशी फंड की अगली किस्त जारी करने के लिए 75% राशि के उपयोग की शर्त भी तय की है। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। गौहत्या पर रोक को लेकर तमिलनाडु में शुरू हुआ कानूनी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। राज्य सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें 1976 के सरकारी निर्देश के आधार पर गौहत्या पर रोक लागू करने की बात कही गई थी। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन यानी SLP दाखिल की है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में संविधान के अनुच्छेद 48 का हवाला देते हुए गाय और दुधारू पशुओं की सुरक्षा को राज्य का दायित्व बताया था। अब इस अहम मामले पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, जिस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। भारतीय सेना को आज नया नेतृत्व मिल गया है। जनरल धीरज सेठ ने देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने सेना के भविष्य के लिए अपना विजय विजन पेश किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए अब पूरी तरह तैयार है और अब आधुनिकीकरण, नई तकनीक और संयुक्त सैन्य क्षमता, आत्मनिर्भरता और सैनिकों के कल्याण पर विशेष फोकस रहेगा। जनरल सेठ ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारतीय सेना देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर समय तैयार है। आज भारतीय सेना के 31वें थल सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करना मेरे लिए गर्व और विनम्रता का क्षण है। ड्यूटी, ऑनर और नेशन फर्स्ट के आदर्शों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और भारतीय सेना का नेतृत्व करने का ये गौरव और उत्तरदायित्व सौंपा। मैं उन वीर सैनिकों को भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका साहस, कर्तव्य निष्ठा
और निस्वार्थ समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारी बारिश के बीच बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। सबसे ज्यादा असर भलेशा क्षेत्र में देखने को मिला, जहां बाढ़ के तेज बहाव से फसलें, बाग बगीचे और कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई सड़कें मलबे से पट गई, जिससे गांवों का संपर्क टूट गया और आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हुई है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है तथा सड़कें साफ करने का काम भी जारी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील भी की जा रही है। केंद्र सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 1415 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर मुहर लगी है। दिल्ली के लिए 6970 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन द्वारका टनल बनाई जाएगी, जो शिव मूर्ति इंटरचेंज को नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी और वेस्ट व साउथ दिल्ली के बीच ट्रैफिक जाम कम करने में मदद करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश को 7145 करोड़ रुपए की लागत वाला 242 किलोमीटर लंबा कानपुर 4 लेन हाईवे मिला है। सरकार के मुताबिक इस हाईवे के बनने से कानपुर से कबरई का सफर करीब 3.5 घंटे से घटकर 1.5 घंटे रह जाएगा और क्षेत्र में कनेक्टिविटी व व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले मर्चेंट नेवी कर्मी राकेश चौहान की वेनेजुएला में हुई मौत अब रहस्यमयी बनती जा रही है। परिवार का आरोप है कि कंपनी ने पहले हादसा और फिर हार्ट अटैक को मौत की वजह बताया, लेकिन भारत में दोबारा पोस्टमार्टम के दौरान शरीर से कई अंदरूनी अंग गायब पाए जाने का दावा किया गया है। राकेश की पत्नी ने शिपिंग कंपनी पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने व शव लेने के लिए दबाव बनाने और गंभीर साजिश के आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। परिजन और पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके। दिल्ली में अवैध घुसपैठ के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर पश्चिम जिले के विदेशी प्रकोष्ठ ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इनमें से एक आरोपी को पिछले साल भारत से निर्वासित किया गया था, लेकिन वह कथित तौर पर दोबारा अवैध तरीके से देश में दाखिल हो गया। दोनों आरोपियों को आजादपुर के एनएस मंडी इलाके में खुफिया सूचना के आधार पर पकड़ा गया है। शुरुआती जांच में दोनों के बांग्लादेशी नागरिक होने की पुष्टि भी हुई है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इन्हें दोबारा भारत में प्रवेश कराने के पीछे कौन सा नेटवर्क सक्रिय था और इनके संपर्क से किन किन लोगों से थे। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की जो फॉरेनर सेल है उनके पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ लोग जो एरिया में महेंद्र पार्क जो हमारा थाना है उसके क्षेत्र में जो बांग्लादेशी हैं और मतलब जो इंडियंस डिस्गाइज करके रह रहे हैं, तो जब उसको वेरीफाई किया गया तो हमें 2 लोग जो मोहम्मद रूहुल अमीन हैं और उनके साथ मोहम्मद जिबॉन मियां हैं, ये 2 लोग मिले हैं। और इनको जब हमने वेरीफाई किया है उनके पास से जो बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स मिले हैं, साथ ही साथ 2 मोबाइल फ़ोन जिसमें IMO ऐप है जिससे वो बांग्लादेशी अपने जो रिलेटिव्स थे, काउंटर पास से उनसे बात करते थे। तो उससे हमें ये असर्टेन हुआ कि ये 2 लोग बांग्लादेशी नेशनल हैं और इनको रिपोर्ट करने की तैयारी हमने शुरू कर दी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव ने एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसकी वायुसेना ने पाकिस्तान के मौजूद ISIS के कथित ठिकानों पर हवाई हमला किया है। अफगान रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई और इसका उद्देश्य केवल आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाना था। अफगानिस्तान का यह भी दावा है कि यह कदम हाल ही में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 36 नागरिकों की मौत के जवाब में उठाया गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पाकिस्तान की ओर से भी फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।